नेटफ्लिक्स के ऑनर ने एक बार कहा था कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है मां सिवाय नींद के। तनख्वाहों में इजाफा, ओटीटी मुआवजे में शेयर और एआई का जो खौफ था, एआई का जो मामला था, उसको लेके स्ट्राइक शुरू की गई है। अब तो ओटीटी को अल्टरनेटिव तस्वुर किया जाता है टेलीविजन का। अब वो तस्वुर भी टूट गया कि आप किस्तवार देखेंगे, एक किस्त आप अभी देखेंगे, एक किस्त आप अगले हफ्ते देखेंगे। वो कहते हैं कि भाई अब तो आप एक ही हल्ले में सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो ये शोबा जो था, शोबिस जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, वो बहुत ही क्या कहा जा सकता है, नापसंदीदा था, कमतर तस्वुर किया जाता था। अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वैसे तो उनका तारुफ बहुत तवील है, मैं शायद इंसाफ ना कर सकूं, लेकिन इकबाल खुर्शीद हमारे साथ हैं। इकबाल खुर्शीद का ताल्लुक बुनियादी तौर पे अदब से है और एक तवील अरसे से मुख्तलिफ मीडिया के इदारों से वाबस्ता है। वैसे तो सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, अदीब भी हैं और एक तवील अरसे से जो उनका जिसे कहते हैं आप उनका जो ख़ास हवाला है वो इंटरव्यू निगारी है। लेकिन अब जैसे-जैसे जिद्दत इख्तियार तरक्की होती जा रही है, इकबाल भाई ने अपने आप को एक एक नया रंग दिया है। एक उर्दू अदब के आदमी जो ख़ास अखबार से वाबस्ता होते रहे हैं हमेशा से, लेकिन उन्होंने जिस तेज़ी के साथ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में अपने आप को मुतारिफ़ करवाया है और लोगों में मकबूल हुए हैं, वो एक जिसे कहते हैं मिसाल है। तो इकबाल भाई कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे याद किया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप दोस्तों की खैरियत नेक मतलूब है। अच्छा, अच्छा इकबाल भाई मुझे याद है मेरा और आपका जो पहली मुलाकात थी 2014 एक्सप्रेस के एक कॉरिडोर में मुलाकात हुई थी और तकरीबन 9 साल से ऊपर हो गए हैं। वो वो वक़्त मुझे इस एतबार से याद है, वैसे तो मेरी सहाफ़त का बिल्कुल आगाज़ था वो, लेकिन मुझे वो याद है कि जिस तरीके से आप लोग एक्सप्रेस के मैगज़ीन में काम किया करते थे, बहुत डिटेल, तफ़सीली और हर चीज़ पे बहुत फ़ोकस होके काम होता था उस ज़माने में। अब वक़्त बहुत भाग रहा है, अब हर चीज़ जी। लोगों को क्विक चाहिए, छोटी हो, गैर तस्दीक़शुदा हो, बस आप खबर दें और आगे बढ़ें। कैसा फ़र्क महसूस कर रहे हैं उस दौर में और अब के दौर में? यकीनी तौर पे चीज़ें तब्दील हुई हैं, प्रिंट मीडिया तब्दील हुआ है। जिस ज़माने में हमने अपना करियर शुरू किया था लगभग 2007 के अंदर, तो यूँ लगता था कि जो बड़े अखबारात हैं, ये अभी बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं और अभी बहुत लंबा सफ़र तय करेंगे। मगर देखते ही देखते चीज़ें बदलीं, बहुत तेज़ी से बदलीं। आप जानते हैं कि हम वो जनरेशन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वीसीआर देखा, वीसीआर के बाद फिर हमने सीडी देखी और सीडीज़ खत्म हो गईं हमारे ही दौर में और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए और कल जाने क्या हो और सेल फ़ोन पे मुझे हर वो चीज़ पूरी दुनिया सीडी से और सिमट आई। सारी चीज़ें फ्लॉपी डिस्क भी याद आ गई एक वैसे। बिल्कुल, बिल्कुल, फ्लॉपी डिस्क। तो यानी हम वो जनरेशन है जिन्होंने बहुत कुछ देखा। हमारे ज़माने में टेलीफ़ोन्स होते थे, जिसको हम घुमा के डायल करते थे, फिर उसमें जिद्दत आई, सीएलआई आ गया और फिर यस। तो वही चीज़ें बहुत तेज़ी से रूनुमा हुई हैं मीडिया के अंदर। हमारे सामने प्रिंट मीडिया ने अचानक दम तोड़ना शुरू किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और यूँ लगने लगा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो मुस्तकबिल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्यूचर है। लेकिन फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़वाल भी देखा या कम से कम वो सूरत-ए-हाल जो उसको ज़वाल की समत ले जाती है। तो यकीनी तौर पे वो दिन याद आते हैं, प्रिंट के दिन याद आते हैं। प्रिंट अभी भी सर्वाइव कर रहा है, दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता 2 बरस के अंदर जो कागज़ की कीमत बढ़ी है, उसकी वजह से बहुत गहरी ज़र्ब लगी है प्रिंट पे। ठीक है। अच्छा। तो अब इसके इम्कानात जो है, मैगज़ीन्स कुछ बंद हुए हैं, बड़े मैगज़ीन्स। एक्सप्रेस का जो मैगज़ीन था वो उन्होंने कहा कि डिजिटल ओनली कर देंगे। 92 का मैगज़ीन, ये 2 अच्छे मैगज़ीन्स थे, डिजिटल ओनली हो गए। बाकी अखबारात का कागज़ का जो बाकी अखबारात का साइज़ कम हो गया और सफ़ात कम हो गए। तो ये कर्बनाक तो है मगर शायद यही हकीकत है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से बात की और ज़ाहिर राब्ता रहता है, तो कुछ लोग तो पुराने दौर में अब तक जी रहे हैं और वो कहते हैं कि यार ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वो पुराना दौर अच्छा था। आपकी क्या राय है? क्या आप इस बदलती हुई दुनिया के साथ एडजस्ट होने को अच्छा समझते हैं या आप अब भी समझते हैं कि नहीं यार, वो बहरहाल वो था और आज वो मज़ा नहीं है जो माज़ी में था?
माजी तो सबको अच्छा लगता है, सब नॉस्टैल्जिया का शिकार हैं। मैं अभी भी उस राहदारी को याद करता हूँ जहाँ मैं आपसे मिला था, जहाँ मेरे बाकी दोस्त थे, मेरे 10 बरस उस इदारे में गुजरे। यकीनी तौर पे वो बड़ी खुशगवार यादें हैं और शायद हम टाइम मशीन हो तो कुछ लम्हों को वहाँ लौट जाना चाहेंगे, मगर चीज़ें आगे की सम जाती हैं, वक़्त आगे की सम जाता है, वक़्त को रोका नहीं जा सकता। अब आप उन चीज़ों को दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते। यकीनी तौर पे जो तब्दीलियाँ आई हैं उनमें ये जो मीडिया में जो तब्दीली आई है उसको सिर्फ मीडिया के फ्रेमवर्क में देखना काफी नहीं है। उसमें बहुत अहम फैक्टर 2 चीज़ों का है। एक सोशल हाँ, मीडिया का है। मतलब ठीक सोशल है। मीडिया से क्या हुआ, सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर खास तौर पे और यूट्यूब, ये 4 जो प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, इनसे मीडिया मुतासिर हुआ है बहुत ज़्यादा। न्यूज़ मीडिया हो या एंटरटेनमेंट मीडिया हो। शायद इन प्लेटफ़ॉर्म्स को लाने का मकसद ये ना रहा हो, मगर इनका हाँ, असर इतना था कि इनकी वजह से बराह रास्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों मुतासिर हुए और ये डिजिटल मीडिया के तौर पे मुतारिफ हुआ या शनाख्त किया जाने लगा। इसकी वजह से हुआ कि जो चीज़ आप तक अखबार के ज़रिए कल पहुँचती थी और टीवी के ज़रिए तब पहुँचती थी जब आप टीवी के सामने हो, अब आपके पास सेल फ़ोन के ज़रिए उसी लम्हे पहुँच जाती है। तो मुझे अब सेल इकबाल भाई, फ़ोन जो है जी, जी, फरमाएँ। जी, आप कंटिन्यू करें, मैं आप अपनी अपनी बात करूँगा मैं। जी, जी, मैं ये कह रहा था कि 2 चीज़ें हुई, एक तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, ये एक अल्टरनेटिव बने मरकज़ी धारे के मीडिया का और दूसरा हुँ, ये जो सेल फ़ोन आया, उसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। यानी कि अब आप सफ़र में छोटी-सी मिसाल मैं देता हूँ, हम जब कॉलेज जाते थे और टेस्ट मैच चल रहा होता था या वनडे मैच चल रहा होता था, तो हम आते-आते रास्ते में लोगों से पूछते थे कि हाँ भाई स्कोर क्या है? अब ये सब खत्म हो गया। स्कोर क्या है, धमाका कहाँ हुआ है, इमरान खान ने क्या कहा है, नवाज़ शरीफ कब आ रहे हैं, ये आपकी जेब में सारी इन्फॉर्मेशन है। आपने जो सोशल मीडिया का इनकलाब से मुताल्लिक बात की और मोबाइल फ़ोन के, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब डेस्क पे बैठे होते थे, तो जो हम खबर ब्रेक करते थे, वो सोशल मीडिया पे चला करती थी और फिर वो मोबाइल के ज़रिए आगे सर्कुलेट हुआ करती थी। अब तो मामला बिल्कुल। बिल्कुल उल्टा है। ट्विटर पे खबर आएगी, तो डेस्क वाले जो है ना उसको बनाएँगे, यानी एक बिल्कुल रिवर्स साइकिल चल पड़ी और मुझे नहीं हुँ। मालूम कि आगे जाके कहाँ जाके बात रुकेगी। अच्छा इकबाल भाई, अब चूँकि मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया कि आपके ख़ास हवाला इंटरव्यू निगारी है। आपने बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ किए, नामवर अफ़राद के। कोई 1-2 मिसालें, 1-2 यादगार वाक़यात अगर मैं चाहूँ आपसे, अगर आपके ज़हन में कुछ हो, कि यार उनका इंटरव्यू जो किया मैंने बहुत ज़बरदस्त किया और उसकी वजह ये थी, कुछ आपके ज़हन में है इस वक़्त? नहीं, इस तरह के काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं, हुँ, बिलाशुबा काफ़ी तवील सफ़र है। जैसे तारड़ साहब का जो मैंने इंटरव्यू किया वो बहुत पसंद भी किया गया, जहाँ-जहाँ उर्दू ज़बान बोली गई, उसकी रीडेबिलिटी भी उसकी बहुत है, आज भी लोग उसे पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूँ तो बहुत एन्जॉय करता हूँ क्योंकि तारड़ साहब उसमें अपने फ़न के उरूज पे नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े तख्लीक़कार हैं। तो तारड़ साहब का जो इंटरव्यू था वो मैंने लाहौर में किया, लाहौर में एक्सप्रेस की उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मुझे मौका जी। मिला उनके साथ तकरीबन 1.5 घंटे की नशिस्त का। बाद में कई इंटरव्यूज़ किए, मगर वो पहला इंटरव्यू बहुत मेरे लिए अहम है। अच्छा, इसी तरह तारड़ साहब का आपने मैं आपकी बात काट रहा जी, हूँ। जी। तारड़ साहब का आपने नाम लिया, आपके बहुत अच्छे ताल्लुक भी है मरासिम और ज़ाहिर है ये पेशा वराना उमूर की वजह से ही हुआ है। वो हमारे लेजेंड है, लिविंग लेजेंड कहलाते हैं। तारड़ साहब की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी ख़ुसूसियात अगर आप हमसे शेयर करना चाहें कि हमारे देखने वाले भी उनको जान सकें कि क्या क्या कमाल है उनमें? ऐसी क्या चीज़ लगी कि यार ये जो तारड़ साहब में कमाल है, ये यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है? तो उनमें उनमें बेपनाह एक तो उनके फ़न से मुताल्लिक बात हो सकती है, हुँ, वो तो एक अलग जहत है, उन्होंने बहुत लिखा और एक उनकी शख्सियत में मिज़ाह का उन्सर है। हुँ, बेसाख्तगी है, ज़ाहिर-सी बात है ये पंजाब के कल्चर का भी हिस्सा है और फिर हुँ, उनके पास एतमाद है क्योंकि वो दुनिया में जहाँ-जहाँ उर्दू बोली जाती है, वहाँ पढ़े जाते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं। फिर टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए जो पज़ीराई, जो शोहरत, जो शनाख्त उन्हें मिली, वो भी एक बहुत अहम फैक्टर है। तो आप अगर उनके साथ हों और वो बात करने का इरादा रखते हों तो वो बहुत ही एक खुशगवार लम्हा होगा। इसी तरह इंतज़ार साहब का इंटरव्यू भी बड़ा मज़ेदार था। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दरमियान हमने उनका इंटरव्यू किया। हम उनके पीछे-पीछे चलते रहे सुबह से कि आपका इंटरव्यू करना है और वो कहते थे कि अभी ये सेशन है, वो सेशन है। फिर एक सेशंस के दरमियान छोटा-सा वक़्फ़ा आया आधा घंटे का। आधे 1 घंटे का, तो फिर हम बहरहाल उनके साथ गए थे और काफ़ी सारे इस तरह के इंटरव्यूज़ हनीफ मोहम्मद जो लिटिल मास्टर जिन्हें कहते हैं, उनके जी। इंटरव्यू के हवाले से एक बड़ी मज़ाहिया बात ये थी कि वो उर्दू पढ़ना नहीं जानते थे। तो जब इंटरव्यू हो गया, मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आज के अखबार में आपका इंटरव्यू छपा है, तो कुछ देर को वो फ़ोन पे खामोशी छा गई।
कुछ देर खामोश है। फिर वो मुझसे कहने लगे कि मुझसे उन्होंने कहा कि भाई आप तो मेरे घर आए थे ना इंटरव्यू करने, तो अखबार भी आप मेरे घर पहुंचाएं। तो मैंने कहा चलें पहुंचा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने अगली बात ऐसी कही कि मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। कहने लगे और मुझे तो उर्दू पढ़ना नहीं आती। तो मैंने कहा सर इसका तो मैं बहरहाल कोई हल पेश नहीं कर सकता, तो आप जो उर्दू पढ़ना जो भी घर में जानता उससे पढ़वा लीजिएगा। तो बहुत ही बड़े आदमी थे लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मैं देखता हूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज होगा या बड़े बल्लेबाजों में से एक होगा, वो कितना सहूलत से हमें मैसर हुआ और कैसे उसने हमसे गुफ्तगू की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इकबाल भाई, ये तो वो बात हो गई जो जो आपके और हमारे करियर का आगाज़ था, उर्दू अदब, इंटरव्यू निगारी। ज़ाहिर है ये आहिस्ता-आहिस्ता एक माज़ी का हिस्सा बनता जा रहा है। मैंने आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक ये तब्दीली देखी, शायद सोशल मीडिया का कमाल ये है कि आपने फ़िल्म इंडस्ट्री पे बहुत लिखा और लिखते जा रहे हैं और जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये शौक पुराना था या बाद में जन्म लिया या आपने इसका इज़हार बाद में किया? नहीं, फ़िल्म शुरू से मेरी दिलचस्पी का महवर था। एंटरटेनमेंट, टेलीविज़न स्क्रीन हमेशा से मुझे भाया और मेरा ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, इब्तिदाई हिस्सा सऊदी अरब में गुज़रा। तो वहाँ पे पाकिस्तान में केबल आने से कुछ पहले ही डिश का कल्चर आ गया था। तो हम उस कुछ पहले अपने दोस्तों से शायद 5 से 4 बरस पहले ही जो हिंदुस्तानी मीडिया था, जो उनका टेलीविज़न था, उनका टेलीविज़न हमारी टीवी से बहुत मुख्तलिफ था। उनके यहाँ प्राइवेट चैनल्स बहुत पहले आ गए थे। उनके यहाँ जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, जी टीवी का उस वक्त चर्चा था, वो आ चुका था। फिर उनके न्यूज चैनल आ गए थे, फिर स्टार प्लस आया, तो वो चीजें हम देख रहे थे। अच्छा, उनका जो शोबिस है वो कुल्ली तौर पे फिल्म से जुड़ा हुआ है और फिल्म्स में हमारी दिलचस्पी थी। वीसीआर पे फिल्म देखा करते थे। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसपे बात करना मुझे पसंद था। मेरी अपनी कुछ फीलिंग्स थी। हमारे यहाँ जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो ये शोबा जो था शोबिस जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, वो बहुत ही क्या कहा जा सकता है, नापसंदीदा था, कमतर तस्वुर किया जाता था। ये ख्याल किया जाता था कि हमारे यहाँ शोबिस जर्नलिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। बल्कि मुझे याद है कि एक बार शोबिस के सफ़े पे मैंने एक आर्टिकल लिखा। एक एमटीवी के बहुत मशहूर होस्ट हैं, क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा, मतलब एक ज़माने में बहुत मारूफ थे इंडियन। तो उन पे मैंने एक आर्टिकल लिखा। बड़ा ही अमेजिंग वीजे था, बड़ा उसका इन्फ्लुएंस था। मतलब अरबों लोगों का मुल्क है, लेकिन अगर करोड़ों लोग आपको देखते हैं तो क्या ही बात है। तो मेरे एक सीनियर ने कहा कि यार तुमने लिखा तो अच्छा है, मगर इस तरह के आर्टिकल्स जो है ना, अपने नाम से ना दिया करो। चूंकि अपने पेन नेम से दे दिया करो, चूंकि तुम्हारा नाम है, मतलब तुम संजीदा चीजें लिखते हो। तो उनकी बात तो बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने खुलूस से कही। लेकिन मेरी दिलचस्पी थी, मुझे लगा कि ये भी इतना ही अहम है जितना एक सीरियस इशू है। लेकिन बहरहाल अब मामला ये हुआ है कि चीजें बहुत बदली हैं। शोबिस जर्नलिज्म, अब बड़े बड़े लोग फिल्म पे बात कर रहे हैं, संजीदा लोग फिल्म पे बात कर रहे हैं। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा बिलाल कुरैशी का जो फेसबुक पेज है, मूवी प्लैनेट, और बाकी लोगों ने भी, जो दोस्तों ने शुरू किए, फैसल ने शुरू किया और बाकी लोगों ने, वो बहुत अहम है। वहां बहुत पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, ऐसे लोग जो जिनकी फिल्म बिनी में बहुत ज्यादा तनव्वु है, जो बड़े सिनेमा को देख चुके हैं, सिनेमा को पढ़ चुके हैं, वो भी अपनी राय दिया करते थे। आम लोग भी देते हैं। तो लेकिन उन लोगों की मौजूदगी की वजह से फिल्म जर्नलिज्म पे लिखने का सिलसिला शुरू हुआ सोशल मीडिया पे। अच्छा, अखबारात में तो अभी भी कोई मकबूल शोबा नहीं है। मैंने फील किया है जब से ये ओटीटीज आए हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सारी चीजें, तब से ये एक जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्टेबल एक आइटम बन गया है। हर घर की एक वो बन गया। पहले, इससे पहले अगर आप सिनेमा में जाने की बात करें तो फैमिलीज आमतौर पे कतराती थी कि नहीं यार ये अच्छी जगह नहीं है। लेकिन जब से नेटफ्लिक्स और ये बाकी अमेजॉन्स वगैरह हैं, तो अब मैंने देखा बच्चों के मोबाइल में भी इस तरीके की चीजें आ गई और ये बहुत एक फैमिली के लिए बहुत एक काबिले जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्टेबल एक चीज हो गई है। तो आपको लगता है कि इसने भी इसमें थोड़ा किरदार अदा किया है ओटीटीज ने, खास तौर पे? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, इनमें एक बहुत अहम फैक्टर ओटीटी तो है। ओटीटी का इन्फ्लुएंस तो है, उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो ओटीटी को अल्टरनेटिव तस्वुर किया जाता है टेलीविजन का। एग्जैक्टली, अब वो कहते हैं एग्जैक्टली। कि टेलीविजन पे जो आप ड्रामा दे रहे हैं वो आप ओटीटी पे दें, ओटीटी पे ज्यादा असर है। और अब वो तस्वुर भी टूट गया कि आप किस्तवार देखेंगे। एक किस्त आप अभी देखेंगे, एक किस्त आप अगले हफ्ते देखेंगे। वो कहते हैं कि भाई अब तो बिल्कुल आप ऐसे ही है, एक ही बिल्कुल ऐसे हल्ले ही में है। सब देख लें। अगर आपको हाँ, एक रात में बैठ के देखना है तो एक रात में बैठ के देख लें, 6 हाँ, एक साथ, बिल्कुल 8 ऐसे ही एक है। साथ।
तो सारी किस्तें एक साथ दे दी जाती हैं। पहले इस तस्वुर पे जब ये शुरू हुआ था तो सवालात किए गए कि क्या ये खतरनाक नहीं है कि आप एक साथ ही पूरी सीरीज अपलोड कर देते हैं। पर नेटफ्लिक्स और जो दीगर ओटीटी प्लेटफॉर्म से उनका ये फैसला था कि नहीं, उन्होंने स्टडी की होगी, उनका होमवर्क होगा और जाहिर है। वो चीज क्लिक कर गई, वो चीज क्लिक कर गई, वो बहुत शानदार है। नेटफ्लिक्स के ऑनर ने एक बार कहा था कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है माँ सिवाय नींद के। ओह! क्योंकि ओटीटी पे जो कंटेंट है उसे देखने के लिए आपको जिस चीज से मुकाबला करना है या जिस चीज को अपनी जिंदगी से निकालना है वो नींद है या जिसे नींद है। कम करना है। यानी आप हाँ। जिंदगी में 8 घंटे जॉब करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, अब जब आपको रात मिलेगी ना तो आज हुँ, आप 4 घंटे 3 घंटे कम सोएंगे और आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखेंगे। बिल्कुल तो ठीक उसने है। सही कहा था, उसका मुकाबला सिनेमा से नहीं था, टेलीविजन से नहीं था, उसका मुकाबला नींद से था और अभी अच्छा, तो वो जीत रहा है। आपकी बात की तस्दीक यूँ भी होती है। मैं ज़ाती तौर पे कई लोगों को जानता हूँ, उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि यार हम सब देखेंगे, अब सीरीज़ नहीं देखेंगे। ये वक़्त भी लेता है, नींद भी ले लेता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता। नहीं, वेब सीरीज जो है ना ये एक वैसे नेटफ्लिक्स जैसी चीजों का दस्तयाब होना ये ऐसे ही है कि आपको रोजाना एक बूफे मिल रहा है बहुत कम हाँ, पैसों पे। यानी हाँ, आप लाल किला जा रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा चार्जेस है, मगर लाल किला की तमाम आइटम्स आपको शायद 400 भी ज्यादा होंगे मेरे ख्याल में, 200 रुपए नहीं भी यौमिया तो पे भी मिल रहे हैं। मतलब जो सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की वो 450 रुपए है, आप अंदाजा लगाइए। और उसमें भी आप 3 लोग तो अब डिवाइड कर लें, तो वो हाँ, 150 बन जाता है। 5 अफराद में आप उसे डिवाइड कर लेते हैं तो 450 रुपए की सब्सक्रिप्शन आप लेके समझे आपको लाल किला का बूफे मिल गया रोजाना हर रात। तो यस। लोग ललचाते हैं और लोग सोचते हैं कि नींद एक ऐसी चीज है जो मतलब अपने हाथ में है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ खर्च तो हो नहीं रहा। तो हाँ, बहरहाल वेब सीरीज का एक मसला जरूर है, मगर अगेन मैंने कहा जैसे जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, जहां उन्हें जीतना था वहां वो जीत रहे हैं। वो जीत गए। अच्छा, अब नेटफ्लिक्स की बात हुई, फ़िल्मों की बात हुई, तो मुझे वो हॉलीवुड की स्ट्राइक याद आ गई। अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में चाहूँ कि आप हमें बताइए कि क्या हो रहा है? ये हड़ताल की नौबत क्यों आई? असल खतरा क्या है इन अदाकारों को? असल तो मसला यही है कि जो सरमायादार है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो स्टूडियोज हैं, वो जो सरमाया कमाते हैं उस वो सरमाया कमाया जाता है उन लोगों की बुनियाद पे जो आपकी फिल्म में काम करते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो स्क्रीन के पीछे होते हैं और जो स्क्रीन के सामने होते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। उन लोगों का ये ख्याल है कि हमें जो स्टूडियोज हैं वो कम मुआवजा दे रहे हैं और उनका ये ख्याल दुरुस्त भी है। ये ख्याल हर जगह मौजूद है। हुँ, तो जो कलम मजदूर है बुनियादी तौर पे वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। जो अमेरिकन राइटर्स गिल्ड है, यानी वहां जो फिल्म, टेलीविजन और रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं, कलमकार हैं, लिखारी हैं, वो 6 महीने से प्रोड्यूसर्स की जो एसोसिएशन है, प्रोड्यूसर्स का जो अलायंस है, उससे मुज़ाकरात कर रहे थे ठीक है। अपने अपने मेहनताने में इज़ाफ़े के लिए, सादा हुँ, अल्फ़ाज़ में कहा जाए, अपनी तनख़्वाहों में इज़ाफ़े के लिए। और उनके कुछ और मुतालबात भी थे। उनमें सबसे अहम मुतालबा ये था कि भैया अब एआई आ गई है, चैट जीपीटी हुँ, आ गई है, उसका बड़ा हुँ, शोर है, चर्चा है, तो कल आप सारे स्क्रिप्ट जो है वहीं से लिखवा लें, क्योंकि वो तो हर तरह का स्क्रिप्ट लिख सकता है। वो जो स्क्रीन प्ले है, उसके जो डिविजन्स हैं, उसकी जो शराइत हैं, वो पूरी खुद ही आप उसको देते हैं कमांड और वो सारा डेटा आपको उसी पैटर्न पे लिख के दे देता है और कई सिनेरियोस दे सकता है। स्क्रिप्ट राइटर एक चीज एक बार चेंज करेगा, 2 बार चेंज करेगा, आप एआई से कहेंगे, वो जितनी बार कहेंगे उतनी बार चेंज कर देगा। तो कुछ मुतालबात थे राइटर्स की, कहानी राइटर्स से शुरू हुई। उनका पहला कहना ठीक ये है, था कि हमें आप मुआवजा कम दे रहे हो। दूसरा उनका ठीक है। कहना ये था कि स्क्रिप्ट राइटिंग बाकायदा एक शोबा है, मगर आपने सही। इसको फ्रीलांसिंग का एक शोबा बना दिया। यानी उन्होंने कहा ये मुस्तकिल शोबा था, हाँ, हाँ, स्क्रिप्ट राइटर मुस्तकिल होते थे स्टूडियोज में, लेकिन अब आपने सिर्फ फ्रीलांसिंग तक इसे महदूद कर दिया। और तीसरा कि एआई के इस्तेमाल के बारे में हमें मुतय्यन करना होगा तरीका। हुँ, ये मुज़ाकरात मई में चल रहे थे। मई में डेडलॉक पैदा हुआ, अमेरिकन राइटर्स गिल्ड ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक सही है। कुछ हफ्ते, कुछ माह चली। जुलाई में जो एक्टर्स थे, जो समझे कि हुँ, शतरंज की बिसात पे सबसे अहम मोहरे हैं, वो हाँ, इसमें शामिल हुए और एक्टर्स के भी यही मुतालबात थे कि स्टूडियो मालिकान, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हो गया, ये खुद बहुत कमाते हैं, हमें कम देते हैं। इनका एक जी, एतराज और था जो कि थोड़ा-सा टेक्निकल है, समझने वाली बात है कि जब अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जब आप एक एक्टर को या एक स्क्रिप्ट राइटर को हायर करते थे, हुँ, हुँ, तो वो हुँ, आपसे कहता था अच्छा सही है, आप किस लिए मुझे हायर कर रहे हो? फलां फिल्म के लिए हायर कर रहे हैं। जैसे जब टाइटैनिक बनी होगी, टाइटैनिक के जी, लिए हायर किया, तो स्क्रिप्ट राइटर के ज़हन में ये है कि टाइटैनिक एक फिल्म है, जो फलां साल, फलां महीने में रिलीज़ होगी, ठीक कुछ है, हफ्ते या कुछ माह चलेगी और फिर उतर जाएगी। और फिर सही मेरी है। ज़रूरत दोबारा पड़ेगी, क्योंकि हाँ, और फ़िल्म्स बननी है।
हाँ। अब हुआ ये, इनका ये ख्याल है राइटर्स का भी और एक्टर्स का भी, कि अब ओटीटी आने के बाद हुआ ये है कि ओटीटी पे हमारा किया हुआ काम, हमने जो ड्रामा लिखा है, हमने जो फिल्म लिखी, जो हमें एक बार का मुआवजा मिला, वो ओटीटी पे चाहती है, और ओटीटी पे मुसलसल कई बरस तक वो चलती रहती है। और उससे जो प्रोडक्शन हाउस है वो तो पैसा कमा रहा है, लेकिन उसने हमारे साथ ये तय किया हुआ है कि हमें एक बार का मुआवजा देके चलता किया, क्योंकि हाँ, तरीकेकार तो यही था ना ओटीटी के आने से पहले, कि ठीक है। इस ड्रामा की स्क्रिप्ट आप लिख दें, इस फिल्म का स्क्रिप्ट आप लिख दें, इस फिल्म में आप सही काम है, कर लें। मगर वो कह रहे सही हैं है। जब ओटीटी पे आप कमाने हैं तो उसमें हमारा शेयर क्यों नहीं है। ये हाँ, मुतालबात लेके, यानी तनख्वाहों में इजाफा, ओटीटी मुआवजे में शेयर, और एआई का जो खौफ था, एआई का जो वाह! मामला था, उसको लेके स्ट्राइक शुरू की गई है, और डेडलॉक पैदा हो गया है। ये 1960 में ऐसा हुआ था, इसे ट्विन स्ट्राइक कह रहे हैं, जुड़वा स्ट्राइक, यानी राइटर्स भी स्ट्राइक पे हैं और एक्टर्स भी स्ट्राइक पे हैं। ठीक है। 1960 में आखिरी बार ऐसा हुआ था कि दोनों स्ट्राइक पे गए थे, और हाँ, 2007 में राइटर्स पहले भी एक बार स्ट्राइक पे गए थे, अब से कुछ बरस पहले, और उस वक्त इंडस्ट्री को तकरीबन 2 मिलियन का नुकसान हुआ था, बिलियन का नुकसान हुआ था मेरे ख्याल में, और ओके। अब की बार तखमीना उससे डबल है। ओए होए! तो ये कुल मामला है, और एआई वाला मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर वो तवील है कुछ। अच्छा, एआई वाला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अगर आप कुछ इंटरनेशनल चैलेंज देखें, और अब इंडिया में भी एआई एंकर लॉन्च कर दिए गए बाकायदा ना, उनकी आप समझ लें कि वो एक तजुर्बाती एक जो नशरियात जारी है। तो ये खतरात तो बहरहाल एआई के हैं, और आने वाले अरसे में ये एआई इंसानों को किस कदर धचका पहुंचाती है, ये बहरहाल एक सवाल भी है, और इंसानों के लिए सोचने का मकाम भी है कि उसका जहन ज्यादा काम करता है या एआई का। तो मुझे एक हमारे उस्ताद ने कहा था कि जो चैट जीपीटी है, ये किसी भी इंसान को सिर्फ उसी वक्त नुकसान पहुंचा सकती है जब इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दे और इन पे इन्हिसार करना शुरू कर दे। अदरवाइज इंसान के पास जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उसका कोई नेमुल बदल अब तक आया नहीं है। तो अब देखते हैं कि हम इस इकबाल भाई कहाँ तक पहुंचते हैं। इकबाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वक्त कम कम वक्त में बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की, बहुत सारी मालूमात फराहम की, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास वक्त हो तो हम आपको बार-बार तंग करते रहें। थैंक यू सो मच इकबाल भाई। आपका आपका शुक्रिया, जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी दोबारा। बहुत शुक्रिया।